गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने टॉपिक लिखा है एसी जनरेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर के बारे में। तो आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट में एलसी ऑसिलेशन। हमने देखा था कि एक कैपेसिटर जो कि चार्ज था और एक इंडक्टर जो कि डिस्चार्ज था, उसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने से कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगा और इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होने लगा। तो हमने उसका ग्राफ भी देखा था और हमने ये भी देखा था कि उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है। और उसके बाद हमने एलसी ऑसिलेशन के बाद हमने ट्रांसफार्मर के बारे में सीखा था। कुछ हमने ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट लिखा था और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये हमने पढ़ा था। और हमने ट्रांसफार्मर का लास्ट में वोल्टेज और करंट और नंबर ऑफ टर्न का हमने रिलेशन लिखा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। तो आपको पता होगा कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर एक डिवाइस होता है जो कि एनर्जी जनरेट करती है, इसलिए इसका नाम है जनरेटर। अब एसी नाम है, एसी नाम भी है, इसका मतलब ये है कि जनरेट तो एक एनर्जी करती है, लेकिन किस फॉर्म में करती है? एसी के फॉर्म में, अल्टरनेटिंग सिग्नल के फॉर्म में। मतलब सिग्नल का फॉर्मेट या तो डीसी होगा या तो एसी। तो एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी जनरेट करती है इन फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल। एसी सिग्नल के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करती है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रिंसिपल के थ्रू ये वर्क करता है और कैसे काम करता है और कैसे एनर्जी जनरेट करता है। इन जनरल में इसका यूज आप देखते हैं, एसी जनरेटर का यूज आप देखते हैं। जैसे आप देखते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं या फिर जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, डैम में जो जनरेटर लगा होता है वो भी एसी होता है ना। एसी जनरेटर लगा होता है। एसी जनरेटर में क्या होता है कि एक टरबाइन होता है। जब डैम में पानी एक हाइट से गिरता है तो टरबाइन पे गिरता है। तो टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन क्या है? टरबाइन रोटेट करने लगता है, टरबाइन घूमने लगता है। टरबाइन के घूमने से टरबाइन से जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होता है, तो शाफ्ट रोटेट करता है, शाफ्ट घूमता है। शाफ्ट घूमता है तो शाफ्ट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जिसकी वजह से जो शाफ्ट का कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगता है। रोटेशन की वजह से उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होगा? हमारे पास एक होगा, पहले से डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज एनर्जी जनरेटर डिवाइस, एनर्जी जनरेटर डिवाइस which generates energy in form of alternating signal। ठीक है, तो हमने लिखा इट इज एनर्जी जनरेटर डिवाइस विच जनरेट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल। तो अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल और इसके आगे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन Faraday's law of
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इतना आप लिखेंगे। इसके बाद हम इसका कुछ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम में ऐसा क्या होता है कि ये एक कंडक्टर एनर्जी जनरेट कर होता है। तो हम बनाते हैं एक मैग्नेट, ये मान लीजिए आपका कोई मैग्नेट है, इसका नाम है मान लीजिए N, इसका नाम है S। आपको पता होगा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्लक्स लाइंस पास होंगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। अगर आप यहाँ पे आपने एक कंडक्टर को रख दिया, यहाँ पे आपने रख दिया एक कंडक्टर को, आपने यहाँ पे रख दिया कंडक्टर को, ये एक कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर को रख दिया, और इसको किसी एक लोड से जोड़ दिया, लोड से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस है R। ये है आपका स्लिप रिंग, ये आपका स्लिप रिंग, या फिर इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर ये कम्यूटेटर है। तो अगर हम इसको नाम दें A B C D, अगर हम इसको नाम दें A B C D, मतलब हमारे पास ये जो है सोलिंग कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर रॉड है, ये मतलब एक रॉड है कंडक्टर रॉड। इस तरीके से अगर आप क्या करें, अगर आप इसको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको रोटेट करें किसी एक डायरेक्शन में, आप घुमाना स्टार्ट कर दिए, ये रोटेशन का सिंबल है, ये डिनोट कर रहा है कि आपने इस कंडक्टर को घुमाना स्टार्ट किया। मतलब ये कंडक्टर की दो रॉड है, आपने घुमाना स्टार्ट किया, मतलब कुछ इस तरीके से ये घूम रहा है, पहले ऐसे घूमेगा। तो ये कंडक्टर अभी यहाँ है, अभी घूम के इधर आ जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, तो ये घूमते जाएगा। जब ये घूमेगा तो क्या होगा कि जब कंडक्टर घूमेगा तो घूमने से क्या होगा, घूमने से आप पाएंगे कि जैसे ही ये वाला, पहले किसी एक कंडक्टर रॉड को एनालिसिस करेंगे आप, जैसे आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं A और B का, तो आप पाएंगे कि जब AB कंडक्टर रोटेट हो रहा है तो जैसे ही ये रोटेट करेगा, ये देखिए फ्लक्स लाइंस है और एक कंडक्टर है, जब ये कंप्लीट क्या है, एक लूप की तरह है, एक क्लोज्ड पाथ है, एक क्या है क्लोज्ड पाथ का मतलब ये है कि एक बंद स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस बंद स्ट्रक्चर को आपने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो आप पाएंगे कि ये जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। और क्या होगा कि जैसे ही घूमेगा तो आप पाएंगे कि जैसे ही अभी आपको ऐसा फ्लैट दिखाई दे रहा है, जैसे ये घूम के इस तरीके से आएगा तो आप पाएंगे कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है और मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास होंगे। फिर ये ऐसे होगा तो फिर धीरे फ्लक्स कम हो गया, फिर और ये रोटेट करेगा तो धीरे आप पाएंगे जैसे जैसे इसका रोटेशन हो रहा है, फ्लक्स जो इस कंडक्टर मटेरियल को कट कर रही है या फिर इससे पास हो रही है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये क्लोज्ड पाथ रोटेट करता है, इससे पास होने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो चेंज हो रहा है। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब कोई फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, EMF जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है, यही होता है
कि आप किसी तरीके से आपने फ्लक्स को चेंज किया, और अगर उस फ्लक्स को चेंज करने से उस फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा गया है या इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखा गया है, तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है ना, जनरेट हो जाता है। तो ईएमएफ जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि आपने इस कंडक्टर को पकड़ के घुमाया, आपने क्या किया है, ये है रोटेशन, आपने किया है रोटेशन, इसको बोलेंगे रोटेशन, आपने किया है रोटेशन मतलब आपने घुमाया है। तो आपने आपकी रोटेशन की वजह से, घुमाने की वजह से क्या होगा, इस लूप से पास होने वाले फ्लक्स चेंज हुए, और फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ईएमएफ का डायरेक्शन डिसाइड करेगा लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलता है कि ईएमएफ उस डायरेक्शन में जनरेट होगा जिस डायरेक्शन में वो फ्लक्स को अपोज कर सके। इसका मतलब ये है कि देखिए, पहले तो आपने समझ लिया कि आपने क्या किया, आपने ए बी सी डी पार्ट को आपने रोटेट किया, ए बी सी डी को आपने रोटेट किया, ए बी सी डी रोटेट करने से क्या हुआ, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एबीसीडी, फ्लक्स पासिंग थ्रू एबीसीडी चेंज। अगर ये चेंज होता है तो क्या होगा, अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू एबीसीडी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेटेड इन कंडक्टर, ईएमएफ जनरेटेड इन कंडक्टर। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि आपने एबीसीडी को रोटेट किया, रोटेशन की वजह से उसमें फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई। फ्लक्स तो कांस्टेंट है, बाकी रोटेशन की वजह से जो फ्लक्स उसको कट कर रहा है, जो पास हो रहा है उस लूप से, वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट बोलता है कि एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो ईएमएफ भी जनरेट हो गया। अब ईएमएफ जनरेट हो गया तो इसको आप यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से हैं। पहले एबीसीडी रोटेट किया, उसके बाद फ्लक्स पासिंग थ्रू एबीसीडी चेंज हुआ, फ्लक्स पासिंग थ्रू एबीसीडी चेंज हुआ, उसके बाद ईएमएफ जनरेट इन कंडक्टर, है ना। तो ये आप लिख लेंगे इतना, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से ईएमएफ जनरेट होता है। आपको पता है कि जो ईएमएफ होता है वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह होता है। वो उसमें एक एबिलिटी होती है कि अगर किसी कंडक्टर में एक ईएमएफ को जोड़ दिया जाए तो ईएमएफ क्या करता है, एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। मतलब बैटरी क्या होता है, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो अगर आप ईएमएफ को बैटरी स्टोरेज डिवाइस माने तो क्या होगा, वो जो ईएमएफ है किसी भी सर्किट में जिससे वो जुड़ा हुआ है उसमें वो करंट फ्लो करने लगता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये जो सर्किट है, अगर इसमें किसी तरीके से आपने ईएमएफ को जनरेट कर दिया तो उस ईएमएफ की वजह से अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो उस करंट को हम बोलते हैं एनर्जी। तो आपने देखा कि पहले तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने जनरेट किया, पोल लगाया आपने एन और एस को, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर को रखा, कंडक्टर को रख के आपने रोटेट किया, रोटेशन से उस कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है। अगर कंडक्टर रोटेट करते हुए फ्लक्स को कट करे तो भी उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ अगर जनरेट हो गया, और ईएमएफ जब किसी सर्किट में जनरेट होता है और वो सर्किट अगर आपको क्लोज मिले, बंद मिले, तो वहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। इतना लिखेंगे आप।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये बोलें कि जो ईएमएफ जो जनरेट होता है, अगर हम बोले ईएमएफ जनरेटेड इन कंडक्टर ई, इसको बोलेंगे ईएमएफ। अगर ईएमएफ जनरेट जो कंडक्टर में हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वी का मतलब है वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर या स्पीड ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। बी क्या है आपका? बी होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो डिपेंड करता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पे। आप ये देखिए कि आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं, आप घुमाएं ऐसे घुमाएं ऐसे घुमाएं, तो आप पाएंगे कि बी वेक्टर का डायरेक्शन है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एन से लेकर कहाँ जा रहा है? एस तक। मतलब ये जो एन टू एस है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर एन टू एस है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो और वेलोसिटी क्या है? अगर आप ए बी कंडक्टर को देखें तो ए बी कंडक्टर अभी क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है। ये मान लीजिए दो कंडक्टर, ये मान लीजिए दो कंडक्टर है, अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये ए बी है, ये आपका सी डी है। तो ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कैसे करेगा? पहले घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा, घूमेगा, घूम के यहाँ आएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे से घूमते जाएगा। तो पहले यहाँ पे ऐसे है तो घूम के कहाँ आएगा? घूम के ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच जाएगा, फिर घूमते 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 यहाँ पहुँच जाएगा ये कंडक्टर। तो जो पहले ए बी यहाँ था, ए बी यहाँ पे था पहले, वो ए बी घूमते घूमते पहुँच गया इधर। जो सी डी पहले इधर था, सी डी घूम के इधर आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी क्या है? यहाँ से अगर ए बी को माने कि ए बी ऊपर की ओर, अभी जिस टाइम पे आप देख रहे हैं उस टाइम पे ए बी का जो डायरेक्शन है, जो स्पीड का डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है। मतलब जो ए बी है, ए बी घूम के ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर देखो इस डायरेक्शन के ऊपर की ओर। जब ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे, तो इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ये पीछे की ओर मूव कर रहा है, ये सामने की ओर मूव कर रहा है। तो आप बोलेंगे वी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सामने की ओर है। अगर वी वेक्टर का डायरेक्शन सामने की ओर है, वी वेक्टर का डायरेक्शन राइट साइड है, तो आप पाएंगे वी वेक्टर प्लस वी वेक्टर मतलब आप यूज करेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है वी वेक्टर और एक वेक्टर है आपके पास वी वेक्टर, तो यहाँ आप यूज करेंगे इसका डायरेक्शन निकालने के लिए, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है? अगर फर्स्ट पैरामीटर है वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड को रखें, तो हमने रखा राइट हैंड। देखो इसमें रोटेशन हो रहा है, रोटेशन क्या हो रहा है? कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ये सामने की ओर जा रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी डायरेक्शन ये है। तो अगर आप वेलोसिटी की ओर आप अपने फिंगर्स अंगूठे थंबों को नहीं, फिंगर्स को रखें, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की ओर इस फिंगर्स को घुमा दें, ये आपका फिंगर्स है, फिंगर्स को आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। जो अंगूठा डिनोट करेगा वो डिनोट करेगा करंट के डायरेक्शन को या ईएमएफ के डायरेक्शन को। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इफ फिंगर्स डिनोट करें वेलोसिटी को, v के डायरेक्शन को, मतलब स्पीड के डायरेक्शन को, और तो देन थंब डिनोट करेगा ईएमएफ को, मतलब ईएमएफ या फिर बोले करंट, तो करंट। तो
ठीक है, आपने फिंगर्स में अंगूठे को छोड़कर, थंब को छोड़कर फिंगर्स को आपने रखा स्पीड के डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, आपने रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, तो जो अंगूठा है ऊपर की ओर डिनोट कर रहा है, मतलब करंट ऊपर की ओर इंड्यूस्ड होगा, मतलब ऊपर की ओर यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। देखो करंट ऊपर की ओर जा रहा है, फिर यही करंट जाएगा नीचे की ओर ऐसे। तो ये कब के लिए हुआ, ये जब आप इस लूप को देख रहे हैं, जब एपी इधर है सीडी इधर है, तब एपी में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, सीडी में नीचे की ओर। एबी में करंट पहले ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है नीचे की ओर, अब ये एबी घूम कर आ चुका है यहाँ से यहाँ, फिर घूम के आ चुका है यहाँ से यहाँ। जब एबी जब इधर आ जाएगा, सीडी इधर आ जाएगा, तो डायग्राम में क्या चेंजेस आएगा देखते हैं। ये हुआ आपका केस 1, ये हुआ आपका केस 1। अब सेकंड केस में क्या होगा, ये एक बार रोटेट हो चुका है, रोटेट होके 180 डिग्री पलट चुका है, मतलब एबी अब इधर से इधर आ चुका होगा, सीडी इधर से इधर आ चुका होगा। इसको देखते हैं। अब बनाएंगे एबी को इधर, सीडी को उधर। अब बनाएंगे एबी इधर आ चुका है घूमकर, सीडी इधर आ चुका है सीडी। अब क्या होगा, अब देखो, अब आप पाएंगे कि अब देखो सीडी इधर आ चुका है, अब देखो क्या सीडी में पहले देखो, पहले ये सीडी था, सीडी में करंट किधर फ्लो हो रहा था, डाउनवर्ड। पहले क्या फ्लो हो रहा था केस 1 में, केस 1 में फ्लो हो रहा था, केस 1 कहाँ लिखे हैं, केस 1 में हमने केस 1 बनाया था, केस 1 में एबी में करंट फ्लो हो रहा था अपवर्ड, और सीडी में डाउनवर्ड। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में सीडी आ गई इधर, अब सीडी इधर आ गया, फिर से देखो, अब फिर से रोटेशन तो सेम डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं, इसको सेम डायरेक्शन घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, ये रोटेशन हो रहा है। फिर से ये रोटेशन होकर ऊपर की ओर आएगा, ये पीछे की ओर जाएगा, ये सामने की ओर आएगा, पीछे की ओर जाएगा। तो सामने की ओर जाएगा तो इसका स्पीड डायरेक्शन क्या होगा, सामने की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अभी भी एन से एस है, तो आपने रखा फिंगर्स इस डायरेक्शन में और अपने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में घुमाया ऐसे। ये हुआ सामने की ओर स्पीड डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को घुमाया ऐसे, जो अंगूठा थंब डिनोट करेगा ऊपर की ओर, मतलब करंट अब सीडी में ऊपर की ओर फ्लो होगा। कुल मिलाकर आप इतना समझ सकते हैं कि जो भी कंडक्टर इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, उसमें करंट हमेशा ही ऊपर की ओर फ्लो होगा, जो भी कंडक्टर इधर आएगा उसमें करंट हमेशा ही नीचे की ओर फ्लो होगा। तो आप लिख सकते हैं, इसको लिखने के बाद आप लिख सकते हैं केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में हो रहा है आपका एबी में करंट फ्लो हो रहा है, एबी में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन है एबी में डाउनवर्ड, जो कि पहले क्या था अपवर्ड, एबी में डाउनवर्ड, और सीडी में करंट अपवर्ड, जो कि पहले क्या था डाउनवर्ड। तो आप पा रहे हैं कि सेम कंडक्टर में एबी, किसी एक कंडक्टर को पकड़ ले एबी हो, तो एक बार करंट अपवर्ड ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, एक बार करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड। तो आप पा रहे हैं करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव माने तो सेकंड डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानेंगे, तो ये बिल्कुल फॉर्मेट एक एसी करंट की तरह है। एसी करंट में क्या होता है, एक बार करंट की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड बार करंट की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे सेम हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। तो आपने देखा ये कंप्लीट प्रिंसिपल था, कंप्लीट थ्योरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें एक एसी जनरेटर रखा गया है। तो जनरेटर में जो कंडक्टर हैं फ्लक्स को कट करते हैं और उस पर ईएमएफ जनरेट होता है, वो ईएमएफ उस सर्किट में करंट फ्लो करवाता है। करंट का नेचर कैसा होता है, अल्टरनेटिंग, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड। तो अगर हम ईएमएफ का अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए है ईएमएफ जो कि जनरेट हो रहा है किसी एक कंडक्टर में। मान लो कंडक्टर में मान लिया आपने ए बी, किसी कंडक्टर मान लो, तो ए बी कंडक्टर में पहले कौन सा फ्लोर था, अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर,
अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो रहा है तो आपको इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से प्लस, अगर नीचे की ओर फ्लो रहा है तो आप इसको बनाएंगे नीचे की ओर माइनस, फिर ऊपर की ओर फिर से ऐसे नीचे की ओर प्लस माइनस। तो ये किस तरीके का ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका एसी का। इसका नेचर कैसा है? एसी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। तो ये कंप्लीट प्रिंसिपल हुआ एसी जनरेटर का, ये ग्राफ हुआ एसी जनरेटर का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगली टॉपिक की ओर बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नोट कर लेंगे इतना। तो बढ़ते हैं हम एसी जनरेटर को खत्म करके अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन लिखेंगे लैम्प ऑफ 50 watt 100 volt is connected to the AC supply of 200 volt 50 hertz, then the possible value of capacitance that needs to be connected in series with लैम्प आपको बताना है। तो एक लैम्प है जिसकी रेटिंग दी गई है 50 वॉट और 100 वोल्ट और लिखा है कि आपने उसको एक एसी सोर्स या एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और एक आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी है जिसको आप लैम्प के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस लैम्प की रीडिंग देखें तो लैम्प का रीडिंग है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, लैम्प की जो रीडिंग है मतलब जो रेटिंग है, रीडिंग बोले या फिर आप बोले रेटिंग बोले, रेटिंग दी गई है आपको, रेटिंग
50 वॉट 100 वोल्ट। जो रेटिंग होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब इतना मैक्सिमम वाट मतलब पावर, इतना मैक्सिमम पावर वो कंज्यूम कर सकता है और इस वोल्टेज पे 100 वोल्टेज पे। देखते हैं अगर आप मैक्सिमम पावर दिया है तो आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं कि अगर 100 वोल्ट से लैंप जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम कितना करंट वो अपने अंदर फ्लो करवा सकता है। देखते हैं अगर 100 वोल्ट, आपको पता होगा पावर का फार्मूला होता है V × I। पावर दिया गया है आपको 50 वाट, वोल्ट की वैल्यू दी गई है आपको 100 × करंट। जो पावर है, क्योंकि ये रेटिंग का पावर है, रेटिंग का पावर है तो इस पावर को आप बोल सकते हैं P मैक्सिमम, क्योंकि ये रेटिंग का है। रेटिंग में जो पावर होता है वो मैक्सिमम, तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ से जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो करंट वैल्यू कितनी आएगी, 50/100, मतलब आएगा आंसर 1/2, या फिर आप बोल सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो इस लैंप से मैक्सिमम इतना 0.5 करंट, 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। इससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो वो लैंप फ्यूज हो जाएगा या खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो मैक्सिमम इतना करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि उसकी रेटिंग दे दी गई है। उस लैंप को एक डिफाइंड पैरामीटर कंसीडर करके बनाया गया है, तो वो उसकी रेटिंग डिसाइड करती है। रेटिंग ये दिया गया है आपको, मतलब आपको मैक्सिमम करंट इतना ही वो फ्लो करवा सकता है। तो देखते हैं अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपने एक एसी सोर्स बनाया, एसी सोर्स। तो आपने बनाया एक एसी सोर्स, इसमें आपने एक कैपेसिटेंस, ये है आपको बल्ब में आपने एक कैपेसिटर को जोड़ दिया। इसकी कैपेसिटर की वैल्यू आपको पता नहीं है, ये है आपका लैंप। अब आपने देखा कि लैंप अपने अंदर से मैक्सिमम जो है 1/2 या 0.5 करंट फ्लो करवा सकता है, 0.5 करंट फ्लो करवा सकता है एम्पियर। और अगर इसकी वैल्यू दी जाए, इसकी वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट। तो देखते हैं कि अगर 0.5 एम्पियर को करंट फ्लो करवा सकता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखते हैं। तो इतना आप लिख लेंगे, इसके बाद हम इसको कुछ मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप इस रेटिंग से आप बल्ब का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर बल्ब का पावर आपको दिया गया है, तो बल्ब का पावर दिया गया है, आपको वोल्टेज दिया गया है, तो आपको पता होगा कि आप लिख सकते हैं V²/R पावर को, अगर पावर को V²/R लिख सकते हैं तो R का फार्मूला निकल के आ जाएगा V²/पावर। तो V² का मतलब 100 × 100 अपॉन पावर वैल्यू 50, तो ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 200 ओम। तो जो लैंप है, लैंप का रेजिस्टेंस आपको मिल गया, इस लैंप का आपको रेजिस्टेंस मिल गया आर, इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओम आ रहा है, 200 ओम इस लैंप का। तो देखते हैं कि फाइनल क्या बनेगा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप फाइनल यूज जाए, आपने लैंप का रेजिस्टेंस निकाल लिया है। अब देखो आपने इस सर्किट को बनाया, आपने सर्किट में करंट भी फ्लो करवा दिया, कितना 0.5 एम्पियर के बराबर। तो आपको पता होगा कि जो I का वैल्यू होता है वो होता है V/Z, और आपने I की वैल्यू लिखा है 1.2 या 0.5,
V की वैल्यू यहाँ पे सर्किट में कितना है 200 वोल्ट अपॉन जेड। जेड मतलब ये जो लैंप है, लैंप का रेजिस्टेंस R और ये C का रिएक्टेंस क्या होगा XC, तो वो होगा मिलकर बनेगा जेड। अब इसमें लिखेंगे जेड। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जेड की वैल्यू निकल जाएगी 400 ओम। और आपको पता है कि जो जेड होता है, जेड ये जेड है, जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू होगी, आपको पता है जेड की वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू होगी आर माइनस, क्योंकि आर है और कैपेसिटेंस है, अब लिखेंगे माइनस जे इंटू एक्सी, या फिर आर माइनस जे अपॉन एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और आर की वैल्यू आपको पता है, आर कितना है, लैंप का रेजिस्टेंस 200 ओम माइनस जे का जे अपॉन एक्सी, ओमेगा मतलब हो रहा है 2 पाई एफ इंटू सी। तो यहाँ पे पाएंगे कि जेड की वैल्यू निकल के आ रही है 200 माइनस जे अपॉन 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है 50। फ्रीक्वेंसी हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिया था 50 हर्ट्ज, तो अगर 50 गुणा करें 2 पाई 50 आ जाएगा 2 पाई इंटू 50 इंटू सी। तो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 400 के बराबर, आपने लिख दिया 400। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, इसको हम आगे सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि जेड है और 200 माइनस जे अपॉन 2 पाई, इसको हम सॉल्व करने आएगा 200 माइनस जे अपॉन 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू सी इक्वल टू 400। ये जेड की वैल्यू है। अगर हम दोनों ही साइड मोड लें, मोड क्या होगा, मोड 400 का मोड की वैल्यू कितना होगा, मोड का मोड 4 वैल्यू होगा, और यहाँ पे मोड क्या होगा, रूट लगाएंगे और 200 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो जे हट जाएगा। हमने देखा, पता है आपको किसी भी वेक्टर का जब मोड करते हैं तो जो आई जे के होता है, वो आई जे के के साथ में जो नंबर्स होते हैं, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनका आप स्क्वायर करते हैं और आई जे के हट जाता है। तो वैसे ही 200 का आपने स्क्वायर किया, जे हट जाएगा, जे के साथ इसकी वैल्यू कितनी है 100 पाई इंटू सी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1 अपॉन 100 पाई सी का आप स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही साइड अगर रूट करें तो पाएंगे 200 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू 400 का स्क्वायर, क्योंकि आप दोनों ही साइड अगर स्क्वायर करेंगे तभी ये रूट हटेगा, तो आप पाएंगे 400 स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, दो तरीके हैं। अब क्या करेंगे, इसको 200 के स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 100 को आप 10 की पावर 2 लिखते हैं तो 100 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, ये बन गया 10 की पावर 4, ये बन गया पाई स्क्वायर, ये बन गया सी, और 2 स्क्वायर 200 स्क्वायर उधर चले गए हैं तो 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर ये आ गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी आंसर कितनी होगी, 400 को आप देख सकते हैं 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 100, तो 4 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 इतना है। इसके बाद आप इधर लिखते हैं मिटा के, तो हमारे पास आया एक साइड आया है 10 की पावर 4 अपॉन 4 नहीं -4। अगर आप 10 की पावर 4 को ऊपर लेके जाए तो 10 की पावर 4 क्या हो जाएगा 10 पर -4, नीचे क्या है पाई स्क्वायर सी, ये पाई स्क्वायर सी इक्वल टू क्या आएगा 4 स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 10 की पावर 4 कॉमन है, अब लिख दी सकते 10 की पावर 4 कॉमन, बचा कितना 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10 की पावर 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4, 16 माइनस 4, इधर कितना है आंसर 10 की पावर -4 अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू सी। उसके बाद कितना हो जाएगा, अब
अब पता है 10 की पावर 4 10 की पावर 4 है, 16 में 4 काटेगा, यहाँ से कितना आएगा 12। तो c की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। c की वैल्यू आएगी 10 की पावर -4, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 10 की पावर -4 इंटू 12 इंटू पाई का स्क्वायर। c को आप उठा के इधर लेके गए, इस पूरे नंबर को उठा के इधर लाए, बन गया पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर हो गया, 10 की पावर 4 10 की पावर 4 प्लस हो गया इंटू 12। 10 की पावर +4 को ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा c की वैल्यू 10 की पावर -8, 4 में ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -7, तो -7 बन जाएगा तो -7 -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा अपॉन 12 पाई का स्क्वायर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें आपका आंसर, तो c की वैल्यू आपको लगभग मिलेगा अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसे सॉल्व करें तो लगभग आपको आंसर मिलेगा 9.2। आप सॉल्व करके देखिएगा 9.2 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है फैरेड, इसको हम बोलते हैं 9.2 माइक्रो फैरेड। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। तो ये कैपेसिटेंस को आप लैम्प के सीरीज में ऐड करेंगे तो आपको ये कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी जो मैक्सिमम होगी। तो इतना लिख लेंगे आप लोग, और इतना लिखने के बाद अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम इस चैप्टर को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। बाकी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, अल्टरनेटिंग करंट। आप लिख लेंगे, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।